अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2026 में आने वाले फेज़ 2 के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आज हमने शामिल किए हैं। हमने चूंकि आपसे वादा किया था कि 5 वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो में 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इस तरह से 100 डिफरेंट कॉन्सेप्ट का हमने आपसे वादा किया था। तो हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने 20 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं आपके साथ, जिसमें हम नेक्स्ट 20 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो दूसरे नंबर पर चला गया है। इस तरह हम अपने डिफ़िकल्टी लेवल को भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारे पास पहला एमसीक्यूज कौन सा है। तो पहला एमसीक्यूज है, इफ़ अ कार ट्रेवल्ड फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। उसने स्पीड बता दी है v1, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। फिर कहता है जी देन रिटर्न बैक टू द अगेन लाहौर विद स्पीड ऑफ 200 मीटर। आप उससे दूसरी स्पीड बता दी है जो कि 200 मीटर पर सेकेंड है। इट्स एवरेज वेलोसिटी इज, वैसे हमने जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है v इज इक्वल टू द v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं हो सकता। क्या रीजन है इसकी कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सिनेरियोज हों और दोनों डिफरेंट सिनेरियोज के जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम हो, इक्वल हों, तो फिर एवरेज वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें अपने इस फार्मूले के अंदर तो ये बन जाएगा 2v1 की वैल्यू 100 दी हुई है, v2 की वैल्यू 200 दी हुई है, और डिवाइडेड बाय v1 की वैल्यू 100 और v2 की वैल्यू 200, इन दोनों को प्लस कर देना है हमने। तो v इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें, 2 टू द 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर 4 डिवाइड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 300। मजीद सिंप्लीफाई करें अगर हम तो ये बनेगा 4, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 400 या 4 क्रॉस 10 की पावर 2 डिवाइड बाय 3, यानी ये बन जाएगा 400 डिवाइड बाय 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 13 3 13 द 39, तो ये 1 3 का कोई आंसर इसमें से मैच करता है, तो ये तकरीबन इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें जो चीज़ याद करने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो फिर एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो v इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 ये होता है। ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तब होता है जब सिंपल वेलोसिटी दी गई हो और डिस्टेंस की बात ना की गई हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात की है कि वो फिक्स है, ठीक है, आपने याद रखना है। अब आपने ये एक ही डिस्टेंस की बात, क्योंकि S1 दिया हुआ है, एक डिस्टेंस दिया है, उसमें आपने स्पीड को चेंज कर लिया, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपने पहले स्पीड 20 रखी हुई थी, फिर 40 कर दी, तो ये वाला फार्मूला इस वक्त अप्लाई होगा, ठीक है जी। ये वाला फार्मूला जब दो डिस्टेंस दिए गए हों, दोनों फिक्स हों, तब अप्लाई होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम सेंटर O टूवर्ड A। एक पार्टिकल जो है वो O पोजीशन से A की तरफ जाता है, ये इसका पाथ है। फिर कहता है कि जी एंड मूव अलोंग एंड स्टॉप एट B। ये A B इस पाथ की तरफ मूव करता है, इस पाथ को फॉलो करता है और B पे आके ये स्टॉप कर जाता है। तो कहता है कि बताएं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि हमने O से A पे गए हैं, फिर B पे गए, तो हम डायरेक्ट O से B पे भी तो जा सकते हैं ना, ये भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये उसने बता दिया रेडियस जो है वो 100 है। अब चूंकि रेडियस इसका 100 है और सर्कल में तमाम रेडियाइज आपस में इक्वल होते हैं, आर ही होता है, तो यहाँ पर एक रेडियस 100 है, तो O से B तक रेडियस ये भी 100 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ए 100 मीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, a piano wire has length L and mass M if its fundamental frequency is F, its tension is। हमने यहाँ पर टेंशन फाइंड करनी है। हमें क्या क्या दिया है, लेंथ बताई हुई है, उस ऑब्जेक्ट का मैस बताया हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की, उस वायर की उसने हमें फ्रीक्वेंसी बताई कि वो F है। अब फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे टाइम पीरियड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 1/2 पाई अगर G ओवर L, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा, टाइम पीरियड का नहीं लिखा। इस तरह से मैथ स्प्रिंग सिस्टम का F इज इक्वल टू 1/2 पाई
के ओवर एम, ये फार्मूला है। ऐसे ही यहाँ पर इस पियानो वायर के लिए, स्ट्रिंग के लिए जो फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वो होता है F इज इक्वल टू 1/2L मल्टीप्लाई बाय द T ओवर म्यू। ये फार्मूला होता है इसका, ये आपने याद रखना है। ये म्यू रिप्रेजेंटेशन है ये वाली, इसके यहाँ पे आप एम भी लिख सकते हैं, खाली एम भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है जो म्यू है यहाँ पर, ये है मैस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी मैस को हमने यहाँ कैपिटल एम से लिखा हुआ है और लेंथ को हमने कैपिटल एल से लिखा हुआ है, ये म्यू की वैल्यू है। और जो टी यहाँ पर दिया हुआ है, ये टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन को, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, जो भी पियानो वायर उसमें टेंशन कितनी है। और जो एल है, ये सिंपली लग गया पता कि ये लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम वैल्यूज पुट करें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L और टी, और जो म्यू नॉट इसकी वैल्यू पुट कर दें एम ओवर एल, नीचे जब आएगा तो वो डिवीजन का डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, साथ 1/2 पावर आ गई, यानी अंडर रूट है तो 1/2 पावर लिख ली। नेक्स्ट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसका, क्योंकि हमें टेंशन फाइंड करनी है तो टेंशन टी निकालना है, तो ये तो अंडर रूट के साथ है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4L स्क्वायर टी एल ओवर एम, इसके ऊपर सेंटर रूट खत्म हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एल से एक एल की कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओवर 4L और एम। ये 4L M डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4L M एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस टेंशन का। अब हमने ढूंढना है इसमें से कोई ऐसा आंसर है 4L M एफ स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा, दिस इज आवर राइट आंसर। समझ आ गई होगी होप सो आप लोगों को। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द सब्सटेंस ABC हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक उसने कॉन्सेप्ट बीच में डाला हुआ है, तो कैसे करेंगे जी। और ग्राफ उसने बता दिया टेम्परेचर का और हीट के दरमियान बना हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हायर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि वो लेट जो है वो देर बाद, या स्लो डाउन, स्लो होगा हीटअप और स्लो ही होगा कोल्ड, ठीक है जी। यानी उसका रेट ऑफ हीटअप और कोल्ड जो है वो स्लो हो जाता है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये डेल्टा टी है, ये डेल्टा क्यू जो है वो इधर ला के डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा क्यू। यहाँ पे 1 आ गया, ये एम सी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/MC इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर डेल्टा क्यू। ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आपने देखना वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमें उसकी स्लोप फाइंड करनी होती है। तो स्लोप ये है कि वाई एक्सेस की वैल्यू को एक्स एक्स की वैल्यू से डिवाइड कर दें, और यहाँ वाई एक्सेस पे जो है वो टी दिया हुआ है और एक्स एक्सेस पे दिया हुआ है क्यू। तो ये मैंने वही काम किया है कि टी को क्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी इसकी स्लोप। ये स्लोप या ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्लोप है, ये इन्वर्सली है मैस के साथ और सी के साथ। जो मैस है उसका साथ तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैस किसी भी मटेरियल का जो है वो फिक्स रहेगा। हाँ, हमारा कंसर्न जो है वो स्लोप का है सी के साथ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर वो ज्यादा हो किसी मटेरियल की तो उसकी स्लोप कम आनी चाहिए। उसने यही पूछा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी स्लोप सबसे कम होगी। अब स्लोप को देखें तो स्लोप चढ़ाई को कहते हैं, ढलवान को कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोप इसकी है, सबसे कम उससे कम स्लोप इसकी, सबसे कम स्लोप ये सी वाले की है। तो सबसे कम स्लोप चूंकि इस सी की है, तो स्लोप सबसे कम, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा इसकी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। सी स्लोप की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा है। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। ये एमसीक्यूज जो है ना, जो पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है उसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस डाल देते हैं, और कॉमन सेंस सिर्फ उस बच्चे की क्लियर होगी जिसके ना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये देखिए, ये एमसीक्यूज कहाँ से कहाँ हम इसको पहुंच गए, फार्मूले सारे बने हुए हैं। तो आपने सिंपली ये देखना है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर कोई मसला नहीं है, किसी तरह का भी एमसीक्यूज आ जाएगा। तो आप ये हो सकता है कि आपको 2 या 3 मिनट या 4 मिनट ज्यादा लग जाए उसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर
लेकिन यह है कि आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने के काबिल हो जाएं, आप जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करें, तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मेरी इंट्री टेस्ट की जो ये प्ले लिस्ट है, इस प्ले लिस्ट में मैंने 4 से 5 वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि 1 आवर से ज़्यादा की है। ठीक है, आप वो वीडियोस देखें, उसमें मैंने क्रिटिकल एमसीक्यूज डाले हुए हैं। इतने क्रिटिकल हैं कि आपको फार्मूले आते होंगे लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो फिर मेरा नहीं ख्याल आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी भी एमसीक्यूज में जाके। बल्कि मैं ये कहता हूं कि आप एमडी कैट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, एमसी कैट भी उसी वीडियोस की बिना पर आप दे सकते हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कहते हैं सी वी इज इक्वल टू 5/2 R देन सी पी इन। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा, एक फार्मूला है, उसका नाम है जी मेयर्स लॉ। अब आपके लिए शायद ये नाम नया हो लेकिन ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। वो फार्मूला क्या होता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द कैपिटल आर। क्योंकि हमने सी पी फाइंड करना है, सी वी इधर प्लस हो रहा है, वहां जाकर जो है वो माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। तो सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी। सी वी की वैल्यू हमें यहाँ पे पहले दी हुई है, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी की वैल्यू है जी 5/2, साथ आ जाएगा आर। तो जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 + 5 7R/2। 7R/2 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है जी 7/2R या 7R/2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी, ये एमसीक्यूज बहुत अहम है। ये इतना अहम एमसीक्यूज है कि अगर यहाँ पर आपका इस एमसीक्यूज में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से बना हुआ एमसीक्यूज है, तो फिर वहां पर आपको बहुत कम जगह पर जो है वो डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉमन सेंस यूज की है। जब आपने कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करना है तो सबसे जो जरूरी चीज होती है उस एमसीक्यूज की, वो होती है उसकी स्टेटमेंट को रीड करना। अक्सर बच्चों को 90% बच्चों को स्टेटमेंट रीड करनी नहीं आती, वो बस करते हैं अच्छा ये तो मुझे आता है तो बस इसी को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज के आंसर को कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं बताता हूँ स्टेटमेंट में क्या उसने डाला हुआ है जी। द लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट आर सेपरेटेड बाय द 4 मिलीमीटर। ये दोनों प्लेट जो है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, वो 4 मिलीमीटर की है। ठीक है, यानी 4 × 10⁻³ मीटर की है। द लोअर प्लेट इज एट पोटेंशियल -6 वोल्ट। तो जो लोअर पोटेंशियल है उसको लो लिख लेते हैं, वो है -6 वोल्ट। इसको V1 भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। व्हाट शुड बी अप्लाइड, व्हाट शुड पोटेंशियल बी अप्लाइड टू द अपर प्लेट। इस अपर प्लेट पर क्या हो, टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4000 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड। ये बात करने वाली गौर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उसने बता दिया, दैट इज इक्वल टू द 4000 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होता है। ये जो उसने अपवर्ड का वर्ड यूज किया ये बहुत अहम है। कहता है फील्ड लाइन अपवर्ड जानी चाहिए, अपवर्ड फील्ड लाइन जाए ऐसे इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हायर पोटेंशियल से निकलती हैं, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल में इंटर होती हैं। इसका मतलब ये देखने में लोअर लग रहा है, वैसे ये हाई पोटेंशियल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो आने वाला चार्ज, ये जो चार्ज है ये -6 है, ये ज्यादा होगा। इस पे जो चार्ज आएगा वो लो पोटेंशियल का होगा, वो कम पोटेंशियल का चार्ज होगा। फिर बात पे गौर करना है, यही बात यहाँ पे समझने वाली है बच्चों के लिए, यहीं पे समझ नहीं आती बच्चों को। मैंने यहाँ पे क्या बात बताई है कि पोटेंशियल हमेशा हाई से लो होता है, प्लस से नेगेटिव की तरफ जाता है। यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है ये -6 है और जो फील्ड लाइन है ये ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो इस -6 से कम होगा। अब -6 से कम जो नंबर होगा वो होगा जो -6 से बड़ा नंबर हो, यानी अगर -10 आता है तो -10 जो है ये स्मॉलर है -6 से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में बड़ा नंबर जो है वो छोटा होता है। ये बात आपने, ये बात यहाँ पे ये समझने वाली है। इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, अब हमने ये काम शुरू कर देना है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने V अपर फाइंड करना है। V अपर से मुराद है ऊपर वाली प्लेट का, जिसको V2 भी कहना चाहें तो कह ले, हमने ये फाइंड करना है। फार्मूला आपके ज़हन में फौरन से आ जाना चाहिए, E इज इक्वल टू होता है ΔV/ΔR। तो E ΔR इज इक्वल टू ΔV। E की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4000 और R की वैल्यू क्या है 4 ×
10 की पावर -3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये -3 और ये प्लस का 3 कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है ये 16 वोल्ट आ जाएगा। अब डेल्टा वी किसके इक्वल होता है, वी हायर जिसका पोटेंशियल ज्यादा है माइनस वी लोअर। ये मैंने प्लेट नहीं लिखा हुआ, हायर पोटेंशियल लिखा है। डेल्टा वी की वैल्यू 16 निकल आई। हायर पोटेंशियल कितना होना चाहिए वो उसने बता दिया -6 है। माइनस लोअर पोटेंशियल कितना वो हमने फाइंड करना है जो कि ऊपर वाली प्लेट का है। तो 16 ये माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 6 हो गया माइनस वी एल। इन दोनों को सॉल्व करें तो वी लोअर इज इक्वल टू -22 वोल्ट आ जाएगा। तो यहां पर जो बनने वाला पोटेंशियल होगा अपर प्लेट पे वो -22 वोल्ट होगा। बच्चे सिर्फ इस अपर को छोड़ देते हैं, उन्होंने हमेशा ये देखा होता है कि शायद ये प्लस है ये माइनस, तो ऐसे निकल के फील्ड लाइन नीचे को आएंगे जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। तो वो +22 निकालेंगे, सिर्फ माइनस का फर्क आना है, डायरेक्शन का डिफरेंस आना है। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। होप सो इस एमसीक्यू की समझ आ गई होगी आप। नेक्स्ट है जी द जर्मेनियम एंड सोडियम। जर्मेनियम जो है ये एक सेमीकंडक्टर है। रिस्पेक्टिवली इफ दीज सब्सटेंस आर हीटेड, अगर इनको हीट किया जाए तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप गौर करने, उसने रेजिस्टेंस नहीं पूछी, कंडक्टेंस पूछी हुई है। जो जीई है जर्मेनियम है, ये है एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनका अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालें तो वो इन्वर्स होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगी। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसने कहा ना हीटेड यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम जो है ये एक मेटल है। ठीक है, और मेटल का जो कोफिशिएंट होता है ये प्लस अल्फा होता है। मतलब इसका क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब पहले वाले की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, दूसरे वाले की जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो पहले वाले की कंडक्टिविटी इंक्रीज, दूसरे वाले की कंडक्टिविटी डिक्रीज, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान एमसीक्यूज है, आसान एमसीक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट गेम है यहाँ पे चल रही है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम भी यहाँ पर नहीं आएगी। नेक्स्ट है जी प्रोटॉन एंड अल्फा इंटर विद सेम वेलोसिटी एट 90। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मुझे लगता है इसके चांसेस हैं 2026 में अपीयर होने के। ठीक है, तो 90 डिग्री पे उसने थीटा बता दिया, 90 डिग्री पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और स्पीड की वैल्यू भी सेम है, फिक्स है, वो भी चेंज नहीं हो रही। रेशियो ऑफ रेडियस बता देना जी हमने। पहले जो रेडियस है प्रोटॉन का ले लेते हैं और दूसरा जो रेडियस है वो हम अल्फा पार्टिकल का, ये हमने यहाँ पे बताना है। मैंने कैपिटल आर से लिख लिया। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है तो उसको मूव करवा देगी सर्कुलर ट्रैक में, और मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्यू वी बी भी होता है। दोनों फोर्स को इक्वल कर दें तो वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू द क्यू वी और बी। एक वी से एक वी कैंसल, तो एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, ये क्यू बी आगे डिवाइड हो जाएगा तो एम वी ओवर क्यू बी इज इक्वल टू आर। ये हमने वो रिलेशन फाइंड किया है जिसमें रेडियस का रिलेशन आ रहा है। ठीक है जी, अब स्पीड फिक्स, तो जो चीज फिक्स है उसके साथ हमारा काम ही नहीं, बाहर निकाल दो। मैग्नेटिक फील्ड भी उसने कहा यूनिफॉर्म है तो ये भी बाहर निकाल दो। तो चीज बच गई है हमारे पास, वो यहाँ पे ये बनी है कि आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मैस और चार्ज। अगर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन और प्रोटॉन लगा देंगे, और अगर ये अल्फा है तो हम मैस ऑफ अल्फा ओवर चार्ज ओवर अल्फा लगा लेंगे। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर क्या बन जाएगा, आर रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑन अल्फा ओवर मैस ओवर अल्फा। ये थोड़ा सा मैं भूलने लगा था, बाहर ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको देखें कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे, मैस। तो प्रोटॉन का मैस कितना होता है, लेट कर लें, उसके ऊपर जो मैस है 1 है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना है उसको भी लेट कर लें कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी 1 प्लस है। अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा का मैस कितना है, इसमें 2 चार्ज होते हैं 2 प्लस,
कर लें, और उस पर जो चार्ज है वो भी 2 होते हैं प्रोटॉन की निस्बत, ठीक है। इसका मैस वैसे 4 गुना ज़्यादा होता है, 2 गुना नहीं 4 गुना होगा। क्यों 4 गुना? क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो है वो 2 होते हैं, मैस नंबर इसका 4 है, इसका मैस नंबर प्रोटॉन का 1 ही होगा। अब हमने इसकी रेशो लेनी है, तो क्या रेशो आ जाएगी, वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन की रेशो अल्फा के साथ, मैस ऑफ प्रोटॉन 1 है, चार्ज ऑन प्रोटॉन भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन अल्फा 2 है और मैस ऑफ जो अल्फा है वो 4 है। सॉल्व करें, 2 1 द 2 2 द 4 तो 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, 1:2, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:2। दिस इज आवर राइट आंसर। आप देखें सारे फार्मूले पढ़े हुए, सारी थ्योरी वही है, बस ये है कि सिर्फ आपको सॉल्व करने की टेक्निक आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी, अ वर्टिकल वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट इनटू द पेज। ये क्रॉस का साइन बना हुआ है यहाँ पर, सेंटर में तो नजर आ रहा होगा, ये क्रॉस का साइन का मतलब होता है इनटू पेज, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज। तो नेक्स्ट एमसीक्यू कैसे इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए 2 ही डायरेक्शन फिजिक्स में ज्यादातर काउंट होती हैं, या तो क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी 12 1 2 3, और या ये उसके उल्टा होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1, इस तरह से। तो हमने दोनों में से देखना है। तो ये फॉर्मूला वैसे बहुत ज़्यादा आसान है, हम यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, ये इनटू द पेज, ये लैपटॉप में जा रही है, ये मेरे सामने पेज है, इसमें ये फील्ड लाइन इसमें ऐसे इंटर हो रही है, ठीक है। इसको मैंने, क्योंकि करंट जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में जो थंब है ये राइट हैंड में ये अपवर्ड होना चाहिए। अपवर्ड मतलब ये देखो करंट की डायरेक्शन है और ये ऐसे एंटर हो रहा है, ये जो डायरेक्शन आ रही है कुछ इस तरह से आ रही है, उंगलियों की, फिंगर की जो डायरेक्शन है। अगर मैं इसको आपके सामने करूं कि ये इंटर हो रहा है, ठीक है, ये मेरे लिहाज से आपकी तरफ इंटर हो रहा है, अगर आप सामने बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं तो ये आपकी तरफ को आ रहा है, यानी मैं ऐसे कर लूंगा इसको कि आपके लिहाज से ये इंटर हो रहा है, यानी ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं अपने लिहाज से करता हूं बात, तो ये ऐसे इंटर हो रहा है, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी इसकी, ये डायरेक्शन बन जाएगी। ये देखो ईस्ट है, वो जो डायग्राम है उसमें ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये इस तरह से जा रहा है, तो ये साउथ पोल से वेस्ट की तरफ को जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा वेस्ट। इसको आपने खुद भी देख लेना है, ये एमसीक्यू इतना मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आता है कि मैं अपनी तरह से डायरेक्शन को समझा रहा हूँ, आप अपनी तरह से डायरेक्शन को समझ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ग्लिच आ जाता है वो, क्योंकि मेरी तरफ से ये वेस्ट की तरफ जाएगा तो आप देखेंगे तो शायद ये ईस्ट की तरफ बन जाए, तो आपने इसको अपनी तरफ से देखना है, आपने खुद इसको एनालिसिस करना है, तो इंशाल्लाह ये डायरेक्शन सही ही निकलेगी और ये आंसर बनेगा वेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेशो, स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होंगी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी पे 2 नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी पे 1, तो किसने अप करना है। अ सेल ऑफ ईएमएफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी वोल्ट पे जो सेल लगाया था ये 15 वोल्ट का है, ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज पे फाइंड करें। बच्चे समझेंगे सर ये तो बहुत ईजी है, आपने इतना ईजी एमसीक्यू क्यों शामिल किया, क्योंकि बच्चों को लगता है NS/NP इज इक्वल टू VS/VP, और हम यहाँ से वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर निकल आएगा जो कि ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, कोई बच्चा मुझे स्टेटमेंट को देख के बता सकता है कि ये क्यों गलत होगा, ये फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई हो सकता है इसके ऊपर। अगर किसी को समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मुझे आंसर पता चल गया था, और आंसर भी मुझे बताना है कि क्या, मैं भी वहां एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें यूज किया हुआ अ सेल, सेल जो है वो डीसी करंट रखता है, डीसी होता है इसमें, डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एसी पे होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे, तो डीसी पे काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन या चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बनेगा C0। सिर्फ एक वर्ड चेंज किया, दैट इज जस्ट अ सेल, और आपके पूरा जो आंसर है वो चेंज हो गया। वैसे शायद अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 30 के करीब या 3 के करीब निकलेगा, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बैठे बैठे देखा है। नेक्स्ट है जी, इजी है ये वाला फार्मूला, तो अ कॉइल ऑफ एरिया, उसने एरिया बता दिया, इसको शामिल करने की क्या वजह कि कैलकुलेशन करना सीखें आप लोग। तो एरिया उसने बता दिया जी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, और चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो
ये डिवाइड बाय 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, 10⁻⁻4 ऊपर जाके आ जाएगा और मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर वो कहता है रेवोल्यूशन बता दी उसने पर मिनट, यानी ये उसकी वेलोसिटी है, दैट इज 12,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आए तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो ये बनेगा 200 पाई डिवाइडेड बाय 3। तो ये रेडियन पर सेकंड आ गया, आप ये भी याद रखना। नेक्स्ट कहता है जी अबाउट एक्सेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा 90 है, तो मैक्सिमम आंसर मिलेगा हमें। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.05 है टेस्ला, जिसको हम 5/100 यानी 1/20 टेस्ला भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वो कहता है जी मैक्सिमम ईएमएफ फाइंड करनी है जी हमने, तो फार्मूला आपके सामने आ गया होगा। नंबर ऑफ टन्स 50 हैं, वो लिखी नहीं यहाँ पे, एन की वैल्यू उसने बता दी ये 50 टन है। ये फॉर्मूला आ गया होगा नवाब साइन थीटा, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो साइन 90 की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू 50, ओमेगा की वैल्यू या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या सॉरी वेलोसिटी है तो ओमेगा आएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 200 पाई/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया की बात करें तो 80 क्रॉस 10⁻⁻4 क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो कि हो जाएगा 1/20। ठीक है जी। अगर इसको मैं 1/100 करूं 5/100 करूं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। चलो 1/20 ही पुट कर दो बेशक, बस कैलकुलेशन आसान लगे जैसे जिससे मर्जी कर लो। तो 20 से ये कैंसिल होके 10 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें इस कैलकुलेशन को तो ये आ जाएगा 50 क्रॉस 10 क्रॉस 800 क्रॉस 10⁻⁻4 क्रॉस पाई/3 आ जाएगा। तो EMF इज इक्वल टू ये बन जाएगा 800, ये 8 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे या 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 40 आ गया, 1 2 3 7 3 जीरोज आ गए 40 के साथ, क्रॉस 10⁻⁻4 आ गया डिवाइड बाय 3। तो ये माइनस का 4 और ये 4 सारा कैंसिल, तो EMF इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 पाई/3। 4 पाई/3 इज राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब देखिए इसमें कोई भी कैलकुलेटर यूज करना नहीं पड़ा, इतनी इजी कैलकुलेशन। नेक्स्ट है जी अ फोटोन इन मोशन हैज मास, अगर मोशन में है तो उसका मास कितना होगा, मास हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू HF, और एक ऐसा फार्मूला ढूंढें जिसमें E भी आता हो और मास भी आता हो। तो बड़ी फेमस जो है इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन mc² इज इक्वल टू mc²। दोनों ही को अगर हम कंपेयर करें तो HF इज इक्वल टू mc², सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हमने मास फाइंड करना है, तो HF/c² इज इक्वल टू मास। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी अ मटेरियल पार्टिकल, इंपॉर्टेंट MCQs है। अ मटेरियल पार्टिकल हैज अ रेस्ट मास is moving with speed of light c associated de Broglie wavelength। de Broglie wavelength बतानी है, lambda is equal to होता है h/p, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, नीचे मोमेंटम है। तो जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो मास का हमने पढ़ा हुआ है मास इज इक्वल टू m0 रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला लगाया हमने c², इस तरह से। तो अगर मैं इधर भी v से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इधर भी v से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये फार्मूला ये मोमेंटम बन गया। तो मोमेंटम इज इक्वल टू P0/1 - v² का अंडर ये फॉर्मूला। उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट से वो बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये जो इसकी वेलोसिटी है ये भी c बन जाएगी, तो c/c 1 बन जाएगा, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा P इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर 0, और ये बनेगा P समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये मोमेंटम की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। अगर इसमें पुट करता हूँ क्योंकि हमने तो वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h कट ओवर इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा, यानी उसकी कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं होगी, कोई वेवलेंथ शो नहीं करेगा। अब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। होप से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQs है, अभी पढ़े हुए हैं काफी MCQs। द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज जो है वो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनर्जी डिपेंड अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, नहीं, एनर्जी डिपेंड नहीं करती वोल्टेज पे, एनर्जी डिपेंड कर रही होती है उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के साथ, वो भी उसके स्क्वायर के साथ।
जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज वहाँ से जो है वो प्रोड्यूस होंगी। स्पीड डिपेंड अपॉन टारगेट मटेरियल, नहीं, टारगेट मटेरियल का स्पीड के साथ क्या ताल्लुक है, नहीं। और एक और बात याद रखें, जो वेव निकलेगी ये एक एक्सरे वेव है, और एक्सरे वेव को हम EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कोई भी हो तो वो स्पीड ऑफ लाइट से यानी c से मूव करती है, तो स्पीड तो फिक्स है इसकी, तो ऐसा नहीं है कि टारगेट चेंज करेंगे तो उसकी मटेरियल की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता। द फोटोन ऑफ लैम्डा मिनिमम बिलोंग्स टू दैम, नहीं, ये जो मिनिमम फोटोन लैम्डा की बात हो रही है ये भी एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अगर मिनिमम वेवलेंथ है तो हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी जो है ये डिपेंड करती होती है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब होता है, जब ब्रह्मस्ट्रॉलिंग एक्सरे प्रोड्यूस होती है। वो कौन सी होती है कि ये न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो अपनी इंटरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इस जगह पर जो वेव पैदा होगी वो कहता है कि वो एक्सरे तो है, लेकिन ये कंटिन्यू एक्सरे की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्सरे की। तो इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन द फिलामेंट करंट, ये बात ठीक है जी। अगर फिलामेंट करंट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा नंबर ऑफ वेव जाके जो है मटेरियल के साथ टकराएंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ वेव टकराएंगी तो वहाँ से ज़्यादा एक्सरे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूविंग विद द सेम मोमेंटम वेवलेंथ इज लार्जेस्ट। ये तो हमने पहले किया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू द h/t। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन उसने कहा है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम फिक्स कर दिया। तो लैम्डा का जो डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा वो प्लांक्स कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, तो प्लांक्स कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू ये भी फिक्स है, इसका मतलब सबकी वेवलेंथ फिक्स आ जाएगी। तो हम कहेंगे ऑल हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, के सबकी जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, किसी की चेंज नहीं होगी अगर मोमेंटम सबका सेम है। तो अगर मोमेंटम सेम ना होता तो फिर मास और वेलोसिटी की वजह से फर्क पड़ सकता था वेवलेंथ के। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which of the following percentage of the original quantity of the radioactive substance or material left after 5 half lives approximately। 5 हाफ लाइफ के बाद उसके अंदर वो कितना ओरिजिनल जो है वो कंटेंट रह जाएगा, वो क्वांटिटी रह जाएगी। तो फार्मूला पढ़ा हमने रिमेनिंग का, n इज इक्वल टू n0/2 की पावर n होता है। तो ये मान लें कि ये हमने 1 लिया हुआ है, ठीक है, या 100 ये क्वांटिटी ली हुई है, और हम 1 ही ले लें क्योंकि 1 से करना आसान हो जाएगा, और 2 की पावर ये 5 हाफ लाइफ है तो n से मुराद हाफ लाइफ, तो ये 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/32। उसने कहा परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 100 करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आना है, तो ये 3% यही बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इजी एमसीक्यूज था। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, हाफ लाइफ की जो वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये इन पे अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये जो हाफ लाइफ है ये हाफ लाइफ एक्चुअल में प्रॉपर्टी है मटेरियल की। हाँ, मटेरियल चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो सकती है हाफ लाइफ। फॉर एग्जांपल मुझे मेरे जहन में मटेरियल का नाम नहीं आ रहा, शायद कोबाल्ट है, आप इसको देख लीजिएगा, इसकी जो हाफ लाइफ है शायद 1620 ईयर्स है, तो इसकी हाफ लाइफ और है। अगर हम यूरेनियम लें शायद 238, ये सिर्फ एग्जांपल है, इसमें आप बेशक वैल्यू याद कर लीजिएगा, मैं जहन से अब वैसे निकली हुई हैं। इसकी वैल्यू मिनट में कुछ होती है, फॉर एग्जांपल 2 मिनट है, 2 मिनट। अब देखें इसकी हाफ लाइफ इसकी हाफ लाइफ में फ़र्क है, तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल के चेंज होने से तो चेंज हो सकती है, वैसे नहीं। टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका, तो वैसे यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनेगा वो नन ऑफ दीज बनेगा, कोई इसमें हाफ लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करता। कौन करेगा? मटेरियल करेगा। तो या तो मटेरियल इसको जो है वो डिस्टर्ब करेगा, और दूसरा होता है कि वैल्यू इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, ये क्यू वैल्यू क्या होता है कि अगर यानी क्यू वैल्यू बताता है कि डिके किस में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट का जो मैस है वो 50 है किलोग्राम पार्टिकल का, या चले ऐसे कर लो 50 किलोग्राम है, ठीक है, और जो ये डॉटर में जा रहा है, तो डॉटर का जो एटॉमिक मैस की बात करनी, वैसे मैंने 50 लिख दिया एटॉमिक मैस। फॉर एग्जांपल ये है यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक मैस, ठीक है, और डॉटर से जो बन रहा है इससे पार्टिकल वो बन रहा है कोई 30 का, या कोई कर लें कि एक और ऑप्शन है कि डॉटर जो इसमें से न्यूक्लियर निकल रहा है वो बन रहा है 60 का। तो अब 92 और 60 में फ़र्क कम है, तो जब फ़र्क कम है तो उसकी वजह से जो डिके है वो फास्ट होगी,
लेकिन अगर 90 से 30 का देखें तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इससे जो डिके है वो स्लो होगी, वो 92 से 30 में आने में देर लगाएगा, ठीक है, डिके होने में देर लगाएगा। तो ये दो वैल्यू हैं, एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, दूसरा क्यू वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर वैसे और भी हैं लेकिन वो हमारे काम के नहीं है, यानी हमने उसको डिस्कस नहीं करना, वो ज़रा हायर लेवल पे चला जाता है। नेक्स्ट है जी आज का लास्ट एमसीक्यू, कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज प्रोसेस। तो 235 और 1 को मिलाएं तो ये 236 इसका एटॉमिक मास बन जाएगा, और 236 में से अगर हम 90 एटॉमिक मास माइनस कर दें तो 6 आ गया, और ये 146 बन गया। तो 146 जिसका बन जाए एटॉमिक मास, वो इसका रिलेटिव जो है वो कॉम्बिनेशन बनेगा। 145 है, ये नहीं बन सकता, 142 है, नहीं बन सकता, 142 ये 3 ये 145 बना, ये भी नहीं बना, तो 143 ये और 3 ये 146 बन गया, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इसका ए आंसर होगा। होप सो आपको इस तमाम लेक्चर की समझ आई होगी, तमाम एमसीक्यूज को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की हुई है, ठीक है। तो इसके अलावा जो चीज़ आप याद रखें, अगर इसमें से कोई अब फिर भी कन्फ्यूजन हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, बल्कि कोशिश करें कि आप यूट्यूब पे कमेंट कर दें अगर आपको कोई क्वेश्चन है। उससे ये होगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स होगा उनका भी उसका कोई ना कोई फायदा हो जाएगा, वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी। व्हाट्सएप पे फिर आप सिर्फ इंडिविजुअली देख रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली जो वीडियो हमारी है वो 2026 के ऊपर प्रैक्टिस एमसीक्यूज की बनाऊंगा, और उस वीडियो में फिर से नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।